हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना प्रीवियस पार्ट के आज की अपनी कहानी का अगला पार्ट। ट्रिप के बाद शहर की गर्मा गर्मी फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले था। रिया और संजीवनी के बीच अब एक अलग गहराई थी, एक सुकून जो शब्दों से परे था। अरोमा कैफे की कॉफी और कोर्ट रूम की दलीलें, दोनों का स्वाद अब जिंदगी के उस नए सफर की शुरुआत बन चुका था जो प्यार और संघर्ष के बीच संतुलन ढूंढ रहा था। आज संजीवनी की सुबह जल्दी शुरू हो गई थी। कोर्ट के केस, क्लाइंट्स की फाइलें, नए दस्तावेज, लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि आज एक और नया केस संजीवनी की फाइल में ऐड हो चुका था। रिया ने सुबह सुबह उसे अलमारी से फॉर्मल ब्लैक कोट निकालते देखा और पूछा, कोई खास केस है? संजीवनी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, हाई कोर्ट से नोटिस आया है, एक बड़ी कंपनी के खिलाफ पीआईएल फाइल करनी है। महिला श्रमिकों के अधिकारों के हनन का मामला है। केस गंभीर है रिया, और खतरनाक भी। रिया उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, फिर तो तुम्हें और मजबूत बनना होगा और मुझे तुम्हारे साथ खड़े रहना होगा। संजीवनी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तुम ही मेरी ताकत हो। केस की जड़ें गहरी थी। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, जेनत टेक्सटाइल, जिसका नाम बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों से जुड़ा था। उस पर इल्जाम था कि वो महिला मजदूरों से अमानवीय परिस्थितियों में काम करवा रही है। जब एक महिला कर्मचारी की संदिग्ध मौत हुई, तभी ये मामला सामने आया। संजीवनी ने केस को अपनी सहेली प्रिया के साथ मिलकर तैयार किया था। प्रिया एक एनजीओ चलाती थी जो महिला अधिकारों के लिए काम करती थी। हमें सबूत चाहिए, सिर्फ इमोशनल नहीं, संजीवनी ने प्रिया से कहा। प्रिया इन दिनों कैफे के काम के साथ साथ संजीवनी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में भी मदद करने लगी थी। वो केस की हर परत समझ रही थी और हर रात अपने कैफे के कोने में बैठकर फाइलें पढ़ती थी। एक शाम रिया एरोमा कैफे पर बंद कर रही थी, तभी एक अनजान व्यक्ति अंदर आया। आप रिया हैं? जी, लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड को कहिए कि ये केस वापस ले ले, नहीं तो इस बार सिर्फ केस नहीं, जिंदगी हारेगी। रिया इतना सुनकर सन रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले वो आदमी बाहर जा चुका था। रात को उसने संजीवनी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगली सुबह वो खुद कोर्ट तक उसके साथ गई। अब मैं हर सुनवाई में तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने संजीवनी से कहा। संजीवनी ने कुछ समझ लिया था। वो चाहती थी कि रिया डरकर पीछे न हटे, पर साथ भी रहे। जैसे जैसे केस की सुनवाई आगे बढ़ी, मीडिया का ध्यान भी इस ओर आने लगा। संजीवनी रॉय, वो नाम जो जैनिथ टेक्सटाइल की नींद उड़ा रहा था, न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जैनिथ ने भी अपने लॉयर्स की फौज खड़ी कर दी थी। पैसे, पावर और पॉलिटिक्स, सब उस केस को दबाने में जुटे थे। रिया ने कैफे की दीवारों पर एक नया सेक्शन खोला, हक की कहानियां, जहां वो हर उस महिला की कहानी लगाती जो कभी आवाज नहीं उठा सकी। कैफे अब एक प्रतिरोध का अड्डा बन चुका था। एक रात प्रिया का कॉल आया। हमारे गवाह ने बयान देने से मना कर दिया है, उसे किसी ने धमकाया है। संजीवनी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तो अब हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जिसे कोई खरीद न सके। रिया ने प्रिया और संजीवनी के साथ मिलकर जैनिथ की फैक्ट्री में काम करने वाली पुरानी कर्मचारी रेखा को खोज निकाला, जो अब किसी गांव में रहती थी। वे तीनों खुद वहां पहुंची, रेखा को भरोसा दिलाया और उसका बयान रिकॉर्ड किया। सुनवाई का दिन था। कोर्ट खचाखच भरा था। सामने जैनिथ की लॉयर सीनियर एडवोकेट मिश्रा बैठे थे और दूसरी तरफ संजीवनी। रिया
दर्शक दीर्घा में बैठी थी, आंखें संजीवनी पर टिकी थी। माय लॉर्ड, संजीवनी की आवाज गूंजी। ये केस सिर्फ मजदूरी का नहीं, इंसानियत का है। जब कोई औरत अपनी इज्जत, सेहत और जिंदगी दांव पर लगाकर काम करती है, तो उसे सिर्फ वेतन नहीं, सम्मान भी मिलना चाहिए। उसने सबूत पेश किए, फोटोग्राफ्स, गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और रेखा का बयान। मिश्रा ने कोशिश की, सवाल पूछे, बयान काटे, लेकिन संजीवनी की तैयारियां पुख्ता थी। कोर्ट ने जैनिथ को दोषी दोषी ठहराया। कंपनी को भारी जुर्माना भरने और महिला कर्मचारियों के लिए सुधार कार्यक्रम शुरू करने का आदेश दिया गया। रिया की आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर संजीवनी से लिपट गई। तुमने कर दिखाया संजीवनी, तुमने कर दिखाया। संजीव ने जवाब दिया, नहीं, हमने कर दिखाया। उस शाम अरोमा कैफे में सेलिब्रेशन था। हर चेहरा रोशन था। प्रिया, रेखा, कैफे की टीम और सबसे बीच में संजीवनी और रिया एक दूसरे की ओर देखती, जैसे ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी जीत थी। संघर्ष खत्म नहीं हुए थे, पर अब डर नहीं था। प्यार ने उन्हें न सिर्फ जोड़ रखा था, बल्कि मजबूत बनाया था। किसी ने पूछा, अब अगला कदम? रिया ने हंसकर कहा, एक कॉफी और एक क्रांति। संक्षेप ने मुस्कुराई, और साथ में तुम। और अभी मुझे एक और केस लड़ना है। रिया कहती है, तुम उसे भी जीत लोगी, तुम्हारी उस क्लाइंट को जस्टिस जरूर मिलेगा। सुबह के 5 बज चुके थे। शहर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। ठंडी हवा के झोंके खिड़की के पर्दे को हल्के से हिला रहे थे। एक कोने में बैठी संजीवनी हाथ में पुरानी फाइल पकड़े गहरी सोच में डूबी थी। उसके सामने मेज पर फैली फोटोग्राफ, मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ दस्तावेज एक पूरी कहानी कह रहे थे। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द था, खामोशी थी और सवाल थे। फाइल में पीड़िता का नाम था अंजलि यादव। उम्र महज 28 साल, लेकिन चेहरा 40 पार का लगता था। उसकी आंखों में अजीब सी जड़ता थी, शायद हर दिन जिए गए डर और अपमान की परछाई। उसने अपने पति और सास ससुर पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। ये वही केस है दोस्तों, जो अभी जेनिस से सबसे पहले उसके पास आया था। लेकिन सबूत कम थे और सवाल ज्यादा। समाज में ऐसे मामलों को अक्सर घर की बात कहकर दबा दिया जाता है, पर इस बार संजीवनी ने तय कर लिया था कि ये घर की बात अब कोर्ट में खुलेगी। अंजलि से पहली बार मिलने के बाद संजीवनी देर तक चुप रही थी। उस मुलाकात की गूंज अभी भी उसकी सांसों में थी। एक छोटा सा कैफे, कोने की टेबल जहां अंजलि सिर झुकाए बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी और आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। बहुत धैर्य के बाद उसने अपनी कहानी कहनी शुरू की थी। शादी के पहले कुछ नहीं पता चला दीदी। वो बहुत सीधा साधा लगता था, राजीव। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही माँ बेटे का असली चेहरा दिखा। कभी दाल में नमक कम हुआ तो थप्पड़, कभी पापा से बात कर ली तो जहर का ताना। सबके सामने मुस्कुराते, लेकिन कमरे में दरिंदे बन जाते। संजीवनी का दिल सिहर गया था, पर उसने खुद को संयमित रखा, क्योंकि उसे अंजलि को टूटने नहीं देना था। उसके शब्दों में दम था, पर वह खुद अपनी कहानी पर यकीन खो चुकी थी। मैंने चुप रहना चुना, लेकिन जब मेरे पेट में बच्चा आया और उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया, तब समझ आया कि अब चुप रहना मेरी जान लेना है। चुप रहना मेरी जान लेना है। अंजलि की बातों ने संजीवनी को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन वकील का काम सिर्फ सहानुभूति देना नहीं होता। उसे सबूत चाहिए होते हैं, तर्क चाहिए होते हैं। उसने अंजलि से हर वह मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई जो पिछले 2 साल में किसी भी चोट की वजह से बनी थी। फिर सीसीटीवी फुटेज की तलाश शुरू की गई। पड़ोसियों से बातचीत की गई, जिन्हें शायद डर या शर्म की वजह से अब तक कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। संजीवनी ने सब्रों से हर दरवाजा खटखटाया,
रात को जब वह थक कर लौटती तो अक्सर उसके कमरे की लाइट पहले से जली होती और वहां होती रिया, एक कप कॉफी लिए मुस्कुराहट के साथ। तुम फिर वही आंखों के नीचे काले घेरे लिए घूम रही हो, रिया ने हंसते हुए कहा। चलो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। रिया का प्यार बहुत सीधा और नर्म था। वह समझती थी कि संजीवनी हर दिन कई जंग लड़ती है और कभी-कभी वो खुद को खो बैठती है। रिया ने अपनी आर्ट के जरिए अंजलि की कहानी को कैनवास पर उतारा। रंगों और लकीरों में जो चीखें थी, उन्होंने उस कहानी को जिंदा कर दिया। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी प्रदर्शनी रखी, अनहर्ड ट्रुथ्स, जहां घरेलू हिंसा से जूझ रही महिलाओं की कहानियों को रिया की पेंटिंग्स और संजीवनी की टिप्पणियों के जरिए लोगों के सामने लाया गया। उस रात जब वे दोनों अकेली थीं, रिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम थक गई हो? संजीवनी ने रिया की हथेली को अपने होठों से छुआ और कहा, हाँ, पर तुम्हारा साथ हर थकान को थोड़ा आसान बना देता है। रिया मुस्कुराई। उस रात वे दोनों एक दूसरे की बाहों में काफी देर तक खामोशी से लेटी रहीं। बस एक दूसरे की धड़कनों की आवाज थी। फिर धीरे से रिया ने करवट ली और अपना फेस संजीवनी के फेस के सामने रखा। संजीवनी की आंखों में थकावट दूर से ही दिखाई दे रही थी, पर उसने फिर भी एक हल्का सा किस संजीवनी के होठों पर दिया, जिससे संजीवनी की आंखें बंद हो गईं और वो रिया को अपनी बाहों में भरकर कसकर सो गई। केस की पहली सुनवाई के दिन कोर्ट रूम में हल्की खामोशी थी। राजीव और उसके परिवार के वकील ने तुरंत ही बयान दिया, ये सब पैसों के लिए किया गया है। महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। संजीवनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मानसिक अस्थिरता की बात करें तो शायद जो गर्भवती पत्नी को सीढ़ियों से धक्का दे, उसे पहले इलाज की जरूरत है। हर सुनवाई एक युद्ध बन चुकी थी। कभी अंजलि की गवाही में कंपन आ जाता, तो कभी संजीवनी उसे हिम्मत देती। गवाहों को कोर्ट में बुलाया गया, कुछ मुकर गए, कुछ टूटे, लेकिन धीरे धीरे केस मजबूत होने लगा। लेकिन जैसे ही केस मीडिया की नजरों में आया, मेघना वापस आई, किसी अंधेरे कोने से। उसने एक फर्जी महिला को कोर्ट में भेजा, जिसने दावा किया कि अंजलि एक बार पहले भी किसी पर झूठा केस कर चुकी है। उसका इरादा था केस को कमजोर करना। लेकिन संजीवनी ने उस महिला की बैकग्राउंड पड़ताल करवाई और सबके सामने साबित कर दिया कि वो मेघना के एनजीओ में काम कर चुकी थी। कोर्ट में एक सन्नाटा छा गया। जज ने मेघना को चेतावनी दी और उसे कोर्ट से बाहर कर दिया गया। संजीवनी जानती थी कि मेघना हार नहीं मानेगी, पर अब वो भी तैयार थी। एक महीना बीत गया था। अंजलि की आंखों में अब डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। केस आखिरी मोड़ पर था। रिया और संजीवनी अब एक दूसरे के और भी करीब हो चुके थे। कोर्ट के बाहर एक दोपहर रिया ने धीरे से कहा, जब ये केस खत्म हो जाए तो क्या हम कहीं दूर चलें, कुछ दिनों के लिए, जहाँ कोई केस न है, ना हो कोई दर्द, ना हो, बस हम हो। संजीवनी ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, पर मुस्कुराहट भी थी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, मेघना का। मेघना जो उसकी लीगल असिस्टेंट थी, उसने ऐसा क्यों किया, ये उसे जानना था। लेकिन अभी वो इस बारे में कुछ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पहले ये केस जीतना था। उसने इस बात पर कोई भी बात न करके रिया से आगे कहा, हाँ, पर उससे पहले मुझे ये जंग जीतनी है, ताकि अंजलि और जैसी कितनी ही लड़कियां जान सकें कि अब चुप रहना जरूरी नहीं। सुनवाई का पहला दिन बीत चुका था। अंजलि की आंखों में अब
थोड़ा यकीन था। सुनने वाले कान मिल गए थे और बोलने वाली जुबान। संज्ञा बनी संजीवनी। कोर्ट के बाहर निकलते हुए भीड़ थी। कुछ पत्रकार, कुछ स्टाफ, कुछ मूक दर्शक। लेकिन सबसे अलग थी रिया, जो भीड़ से दूर खड़ी थी, मगर उसकी निगाहें सिर्फ संजीवनी पर थी। जैसे ही संजीवनी बाहर आई, रिया उसके पास आ गई। तुम ठीक हो? रिया ने पूछा। आंखों में चिंता थी। स- संज्ञा ने हल्के से सिर हिलाया। फिर थकी हुई आवाज में बोली, शब्दों से लड़ना तलवार से ज्यादा मुश्किल होता है रिया। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। दोनों कार में बैठे। रास्ता शांत था, लेकिन हवा में बेचैनी थी। संजीवनी खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था, तर्कों का, सबूतों का और भावनाओं का। रिया ने उसका हाथ अपनी हथेली में लिया। चलो, कहीं दूर चलते हैं, कुछ देर के लिए इस शहर, इस शोर से। संज्ञा ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुरा दी। जहां तुम हो वहां ही शांति है। एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती। 2 दिन बाद रिया ने एक छोटा सा कॉटेज बुक किया था। लकड़ी की दीवारें, सामने एक छोटी सी घाटी और हर तरफ सुकून। संज्ञा सुबह देर तक सोई रही। सब उठी जब उठी तो रिया खिड़की के पास बैठी कॉफी पी रही थी और कुछ स्केच बना रही थी। तुम फिर से कॉफी बना रही हो? संज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने बिना देखे जवाब दिया, तुम्हारी आंखें खुलती हैं तो मेरी सुबह पूरी होती है। दोनों ने पूरा दिन साथ बिताया। नदी के किनारे बैठना, पुराने किस्सों पर हंसना और कभी कभी बस चुप रहना। शाम को जब दोनों कॉटेज की बालकनी में बैठे थे, रिया ने धीरे से कहा, संज्ञा, मैं तुम्हारी लड़ाई में सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर कभी तुम्हें डर लगे, थक जाओ, तो बस मेरे पास लौट आना। संज्ञा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो उसे ताकत देता था। मैं नहीं जानती कि आने वाले केस का क्या होगा, लेकिन ये जरूर जानती हूँ तुम मेरे पास हो। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कोर्ट का अगला दिन। आज का दिन बहुत भारी था। गवाहों की पेशी थी। अंजलि की माँ, उसकी पड़ोसी और यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन भी गवाही देने आई थी। हर शब्द, हर पल कोर्ट रूम की दीवारों पर उकेरे जा रहे थे। विरोधी वकील श्री मिश्रा बहुत सख्त था। उसने अंजलि की माँ को ज़िरह में उलझाने की कोशिश की, बातों में उलझाने की कोशिश की। आप कैसे कह सकती हैं कि आपकी बेटी को मारा गया? क्या आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, लेकिन उसकी आंखों के नीचे जो नीले निशान थे, उसकी चुप्पी वो सब कुछ कह देते थे। संज्ञा ने खड़े होकर कहा, योर ऑनर, योर ऑनर, क्या एक माँ को अपनी बेटी की चुप्पी को भी साबित करना पड़ता है? क्या दर्द को महसूस करने के लिए सिर्फ फोटोग्राफ चाहिए? कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने अपनी कुर्सी से झुककर कहा, नोटेड। रिया ने एक आर्ट इंस्टॉलेशन तैयार किया, साइलेंट स्क्रीम, जो कोर्ट के बाहर प्रदर्शित किया गया। उसमें बिना मुंह वाली औरतें थीं। उनके शरीर पर नीले रंग के छाए और उनके हाथों में टूटे हुए कंगन। लोग रुक रुक कर उसे देख रहे थे। पत्रकार उसे शूट कर रहे थे। और वहीं एक कोने में रिया चुपचाप खड़ी थी, सिर्फ संज्ञा को ताकती हुई। काफी दिनों से शांत रही मेघना ने भी फिर एक चाल चली। उसने संज्ञा की केस फाइल से कुछ पेज चोरी कर लिए और उन्हें प्रेस तक लीक कर दिया। खबरें उड़ी कि केस कमजोर है, सबूत अधूरे हैं। जब संज्ञा को यह पता चला, उसने पूरे चैम्बर को ताला लगाकर फिर से बनवाना शुरू किया। रिया ने उसके लिए खाना भेजा, लेकिन संज्ञा ने खुद को काम में डुबो लिया। रात को रिया चुपचाप चैम्बर में आई। अब बस करो संज्ञा, चलो थोड़ी देर सो जाओ। रिया, अगर मैं हार गई तो अंजलि हार जाएगी। फिर न जाने कितनी अंजलियां चुप रहेंगी। रिया उसके पास आई, उसके चेहरे को थामा और कहा, अगर तुम हार गई
तो मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगी, लेकिन तुम हारोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ सच है। कोर्ट में सब मौजूद थे। फैसले का दिन आ चुका था। अंजलि कांप रही थी। रिया उसकी बगल में बैठी थी। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया। Considering the evidence, the testimonies, and the impact, the court find the accused guilty. सन्नाटा टूट गया। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। संज्ञा ने उसकी पीठ थपथपाई। रिया दूर खड़ी सब देख रही थी, और जब संज्ञा की निगाह उससे मिली तो दोनों की आंखों में एक ही बात थी, हम जीत गए। रात को जब दोनों कॉटेज लौटे, रिया ने एक छोटा सा केक निकाला जिस पर लिखा था फॉर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। संज्ञा मुस्कुरा दी, और जब उसने केक काटा तो रिया ने उसके गाल पर हल्का सा किस कर लिया। मुझे तुम पर गर्व है, रिया ने कहा। संज्ञा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। और मुझे तुम पर, क्योंकि मेरे पीछे तुम खड़ी थी, तब ही मैं लड़ सकी। रात लंबी थी, लेकिन पहली बार बहुत सुकून भरी। और बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, और अंदर दो दिलों की बातों में सिर्फ एक शब्द था, वो था प्यार। तो फ्रेंड्स, कहानी को यहीं रोकते हैं। जल्दी मिलेंगे इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।